एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। कोविड की दूसरी वेव से परेशान स्मॉल बिजनेसेस के लिए यह है जी बिजनेस की खास पेशकश। इस सीरीज में हम मेंटर्स के साथ मिलकर एमएसएमईज को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर हफ्ते हम देश के प्रमुख एमएसएमई सेंटर का जायजा ले रहे हैं। ग्राउंड पर माहौल को समझने के साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस की तरफ से आ रहे प्रश्नों और सुझावों को भी हम शामिल कर रहे हैं। पुणे, फरीदाबाद, आगरा, लुधियाना, अहमदाबाद के बाद आज हम फोकस करेंगे हैदराबाद पर। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमाकांत इनानी, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FTCCI। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं के रमादेवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया अली। आप दोनों का शुक्रिया। रमाकांत जी, इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज तो कुछ हद तक हो रही हैं, लेकिन सर्विसेज ट्रेडिंग पर भारी संकट है। साथ ही कुल मिलाकर लोगों में काफी घबराहट है। आपको लोकल इंडस्ट्री से कैसा फीडबैक मिल रहा है? जो फर्स्ट वेव के टाइम पे बाद में जो लॉकडाउन हुआ था, उसके जो घाव थे अभी पूरे खत्म ही नहीं हुए थे और ये सेकंड वेव चालू हो गई तो जरा थोड़ा पहले के उतना तो डेडली नहीं है, लेकिन काफी कंसर्न तो है इसके अंदर। और इंडस्ट्री को तो काफी फर्स्ट वेव में इंडस्ट्री को बिल्कुल लॉकडाउन में थी, सेकंड वेव में सभी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह काफी प्रोत्साहन देके वर्किंग हो रही है। फर्स्ट वेव में तो सप्लाई का शॉक था, अभी इस बार प्रोडक्शन वगैरह सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमांड शॉक है। डिमांड की अभी डिमांड नहीं है अभी मार्केट के अंदर। रामादेवी जी, दौर काफी चुनौतीपूर्ण है और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। आप मानते हैं कि बिजनेसेस के लिए अनसर्टेन एनवायरनमेंट काफी डैमेजिंग होता है और कुछ वैसा ही अभी देखा भी जा रहा है? What I would like to say is we need to be positive. There's always a better day. We are not scared of third wave, but we want to ride over this crisis. This is most important for us because now we have to handle this. How to handle? There are certain things which we could do as an organization also. We want testing to be done in our industrial parks and islands. We want even vaccination to be given to our workers and entrepreneurs to give a push to economic activity. They are also to be considered as frontline workers and given priority in getting them vaccinated. This is one way of winning over this crisis. And other aspect is, as you all know, that we are all supposed to pay our taxes and our interest part to the bankers. Though RBI has given guidelines saying that rescheduling loans again, but none of the bankers are coming forward in rescheduling because they have not received. What's the use of having a government order without making these bankers implement it? रमाकांत जी, गवर्नमेंट से किस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? कैसे स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाना चाहिए? इस बार इंडस्ट्री को फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रोत्साहन और छूट मिल रही है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन डिमांड शॉक है। सप्लाई की बहुत अवेलेबिलिटी है मगर डिमांड नहीं है, ये एक फर्क है इस बार। और ये ट्रेडिंग एक्टिविटी कमर्शियल वगैरह टोटल इस बार बंद रहने से डिमांड नहीं है। माल तो बन के रख रहा है, तो इंडस्ट्री वाले बता रहे हैं कि भाई हम बना तो देंगे, लेकिन जब माल की खपती नहीं है तो ये जरा कठिन परिस्थिति है। दूसरी बात है कि फर्स्ट टाइम वेव के अंदर रॉ मटेरियल के प्राइस काफी कम थे क्योंकि डिमांड नहीं थी। इस बार रॉ मटेरियल के प्राइस काफी बढ़ चुके हैं, मेनली स्टील वगैरह बेस मेटल्स के, कॉपर और स्टील के मेनली। रमा जी, सरकार की बात हो या बैंकर्स की, किस तरह से वो एमएसएमईज को सपोर्ट कर सकते हैं? आपकी क्या राय होगी? Actually, state government has permitted us a partial working, they have given passes for our raw material, and they are, though we are under lockdown, they have permitted our movement of material and men
is possible with the industry. We are able to work, but the psychological aspect of people around, it's very scary because the numbers are increasing and deaths are increasing. They need a confidence to be bestowed, like we need makeshift hospitals in all industrial parks so that, they can go for a checkup immediately if it is required. And central government, I feel they have to give impetus to MSME sector and assure us safety. I mean, once we become bankrupt or anything, we need to get funds again because it's a natural calamity, I can call it, because none of us want to make losses. We want to make profits, even we want to repay, but they need to understand this whole thing. It is taking us from 3 months to it may take 6 months. So in these 6 months, we can't do business normally. So this need to be understood by the central government and give us fresh capital, give us fresh limits and enable us to revive our units. रमाकांत जी, आरबीआई की तरफ से एमएसएमईज को राहत दी गई है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग की 25 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। आप इस मूव को वेलकम करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक सिर्फ 25 करोड़ तक के बोरोवर को ये फैसिलिटी मिल पा रही थी, उसको बढ़ाकर 50 करोड़ तक के बोरोवर को दी जा रही है, जिससे कि काफी बड़ी संख्या में एमएसएमई स्ट्रेस जो थे उनको सबको बेनिफिट होगा इससे। रमा देवी जी, एमएसएमईज की शॉर्ट और मीडियम टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए आरबीआई ने सिडबी को 16,000 करोड़ मुहैया कराए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और आगे कैसे बढ़ना होगा? Yeah, this is a very welcoming step taken during this pandemic time, for particularly for MSME sector, because we need this credit. But as I was telling, implementation of the scheme and implementation of this credit delivery mechanism is very much required, and bank managers need to be informed very fast, because this is like oxygen, unless you give it timely, the patient will die. रमाकांत जी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, बस ऑपरेटर्स के लिए करीब 15,000 करोड़ ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफर की गई है। इन पर वैसे काफी प्रेशर भी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे ज्यादा ये सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी रिकवर होने के बाद में लास्ट में ये रिकवर हो पाएगी। तो गवर्नमेंट ने जो 15,000 करोड़ की इसके लिए लिक्विडिटी अरेंज की है, अवेलेबल अप टू 31 मार्च 2022, इससे इस टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की डिमांड ये मीट हो जाएगी और ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बैंक को रिवर्स रेपो रेट प्लस 40 बेसिस पॉइंट का उनको रियलाइजेशन आएगा, तो बैंक भी इसको एक्सटेंड करने में बहुत उनको सुलभ रहेगा। You see that most affected during the pandemic service sector like hotel industry, tourism, this is affected a lot. They can at least revive their services and provide and gain some kind of not becoming NPAs. They can restructure and start their business again. So this is what we really require. And mostly, as far as women are concerned, women are involved in service sector in a big way. रमा देवी जी, पिछले दिनों सरकार की तरफ से ECLGS का दायरा बढ़ाया गया है। इसके तहत इंटरेस्ट रेट कैपिंग, लोन टेन्योर का बढ़ना, इसकी वैलिडिटी को सितंबर एंड तक एक्सटेंड करना, ये सब किया गया है। लेकिन लगता है इसमें लिमिटेड रूम है, क्योंकि इसका काफी पोर्शन ऑलरेडी सैंक्शन और डिस्बर्स हो चुका है। इससे कितनी राहत मिल पाएगी स्मॉल बिजनेसेस को? I think medium scale is got a lot of leverage. Like 40% medium scale could revive and they could use this facility. But micro, when you come to micro, it is only 4%. Point I would like to say here is, any scheme, you need to have a task force to see the implementation of these schemes, whether they are reaching to the sector. Just announcing scheme is not enough, but implementation of the scheme is very much in need today. Though we have wonderful schemes, the task force need to be constituted to see the delivery mechanism of all these schemes. रमा देवी जी, एमएसएमईज को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस समय वो किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे आगे बढ़ें, टीम्स को कैसे मोटिवेट करें?
We need to look at technology as an intervention in this period, like, instead of using technology for marketing products. This is something, and marketing services also. Technology can be used, instead of employing 10 people, try to keep social distance, and try to, maybe the production will come down, but it's still best, the best practices in our industrial floor also need to be implemented. See, we don't bother how we work also. It is the high time that we take up some kind of best practices in our workplace, so that they are not infected. They are very important. Our workers are very important. We have to get them vaccinated. We have to see that the production, in a phase wise, we have to improve our production. We should not aim for a big production thing. Risking our workers. This is what I feel. इससे पहले कि हम हैदराबाद इंडस्ट्री के सजेशंस को इंक्लूड करें, मैम ये बता सकें लार्ज कंपनीज कैसे एसएमईज को सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये भी बेहद क्रूशियल है. Actually, large industry can do wonders because there's a lot of cash crunch, the working capital limits are not there. But if industry can place orders with paying 50% in advance, this can resolve various issues. And they give us enough time to deliver and keep on their commitments for payment, and also order. Industry can, ride over this crisis. Small industry can ride over, because we need to work together. Say with pharma, for example, pharma, without packaging, pharma cannot function. So packaging is a small industry domain. So they have to support with providing advances, and also meeting there may be little bit delays, they have to cooperate and help us to win, ride over this crisis. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन. फिलहाल वक्त ब्रेक का है. हम जल्द ही हाजिर होंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन. आज हम फोकस कर रहे हैं हैदराबाद पर. आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. अब समय है कि हैदराबाद के एमएसएमई से आए प्रश्नों और सुझावों को हम शामिल करें. सबसे पहले रुख करेंगे अनिल रेड्डी वेनम साहब का, जो नया स्ट्रैप को रिप्रेजेंट करते हैं. पिछले कुछ महीनों से रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस वगैरह इस तरह से बढ़ते चले आ रहा, जब क्रूड प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइसेस लो रहने के बावजूद भी, और जो पुराने पेमेंट्स नहीं आने की वजह से मोस्ट ऑफ दी स्मॉल स्केल सेक्टर लोग पूरे के पूरे क्लोज होने का चांसेस हुआ था. और इस बात ये कंटिन्यूएशन में अभी ये इस साल 2021 के फरवरी मार्च तक भी ये प्राइसेस इतना बढ़ गया, ये लेवल पे बढ़ गया कि जो रॉ मटेरियल पहले जो 50-60 रुपए 70 रुपए का जो रहता था, आज की तारीख में 120 और 130 के लेवल पे चले गया. रमाकांत जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस में तेजी के साथ इसकी शॉर्टेज पर इन्होंने अपनी बात रखी है. आप अनिल रेड्डी जी को क्या सलाह देंगे? बेस मेटल्स जो स्टील और कॉपर है मेनली, ये इंटरनेशनल कमोडिटीज है और इंटरनेशनल लेवल में काफी उसमें तेजी आई है, क्योंकि वहां पर डिमांड काफी है फॉरेन कंट्रीज में. और अभी भी शायद अपने स्टील प्राइसेस जो भारत के हैं वो फॉरेन के मुकाबले 15 से 20% कम है. इसके बावजूद बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री को ये कच्चे माल के ऊपर. तो गवर्नमेंट इसके इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में कुछ छूट देनी चाहिए, या स्टील का एक्सपोर्ट वगैरह रोकना चाहिए. इंडिया इज एक्सपोर्ट कंट्री फॉर एज फार एज स्टील इज कंसर्न. रमा देवी जी, आप कैसे देखते हैं रॉ मटेरियल्स की इस प्रॉब्लम को? इससे ऑपरेशंस में काफी मुश्किल हो रही है. Fundamentally, we need to be ethical in our business. What I say, this is a dire situation where everybody needs to be very human and come forward in helping each other. We need to help each other. हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्वापॉट से बीएम बालाकृष्णा. ये पैंडेमिक सिचुएशन बिजनेसमैन के लिए बहुत इफेक्ट हो रहा है. अगर इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है, एक्टिव रोल भी है. ये ऐसा सिचुएशन है, हम लोग का कारोबार में भी बहुत मुश्किल हो रहा दिन दिन चलाने के लिए, एंड वो बहुत सफल हो गया है बिजनेस. ये सिचुएशन है, इवन गवर्नमेंट भी एक अश्योरेंस देना पड़ेगा, हम लोग आपका साथ है.
एंड गवर्नमेंट भी थोड़ा इंसेंटिव और अगर कुछ सपोर्ट करना चाहिए। रमाकांत जी, बिजनेस साइकिल पूरी तरह से प्रभावित है। ये चाह रहे हैं कि कंप्लायंसेस फ्रंट पर इस मुश्किल दौर में कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपकी क्या सलाह होगी बालाकृष्णा जी के लिए? हमने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को और ये सब कंप्लायंसेस वगैरह के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। उसकी कॉपी हमने आरबीआई गवर्नर को दी है और एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भी भेजी है। तो मेनली जो अब एनुअल रिटर्न्स जो देने हैं और अकाउंट्स देने हैं, उनकी जो टाइम लिमिट्स है और टीडीएस के रिटर्न है, जीएसटी के है, इसमें जितना लॉकडाउन होता है उसकी उतनी उसको टाइम आगे बढ़ा दी जानी चाहिए, ऐसा हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। और इंडस्ट्री की ये बिल्कुल जायज मांग है कि ये बिल्कुल बढ़ना चाहिए और ऐसे पीरियड में कोई लाइसेंस इंस्पेक्शंस वगैरह भी नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट को। हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें लिखा है और कई लॉकडाउन के अंदर एग्जम्पशन के भी लिखा है और ये जो टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्स है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी थोड़ा बहुत इन मॉरेटोरियम या डिफरमेंट के देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। रमा देवी जी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से आप कंप्लायंसेस फ्रंट पर क्या बात रखना चाहेंगी? I think state government will come up with some kind of installments, extended installments. Like instead of paying immediately, we can take some time to pay, maybe another quarter additional. The representation is given to the state government. They will certainly know. Already, I think income tax and GST and certain things are postponed. When filing returns are postponed. In the same way, state government also will certainly look at the industry requirement and postpone they will not waive it, but at least postpone payment of our taxes and the statutory, all of electricity bills. One thing I would like to say here is we are ready to pay electricity bill and all that, but whatever is electricity bill, we are ready to pay. If it is again, what they usually do is if we don't pay that monthly electricity bill, there is a charges which add on to it. So it is very, for a small industry, it is too much to pay with the interest and additional charges. Those additional charges and interest need to be waived. आइए अब हम आर रवि कुमार का सुझाव शामिल करते हैं। ये जीटाटेक इंडस्ट्रीज से हैं। जो एंसिलरी यूनिट्स होते हैं वो सब बंद है। जब तक एंसिलरी यूनिट नहीं खुलेगा तो इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे रॉ मटेरियल होती है, जैसे लेथ मशीन में काम कराना पड़ेगा, छोटे छोटे चीज ले आने पड़ेंगे। तो जब तक एंसिलरी नहीं चलेगा तो इंडस्ट्री चलाने से फायदा नहीं है। और जो लॉकडाउन में इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो ऐसी चला रहे हैं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है लेकिन इतना खास काम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लॉकडाउन अगर एक्सटेंड अगर हो रहा है तो एंसिलरी यूनिट भी खोलने की परमिशन दे गए तो अच्छा लगेगा। रमाकांत जी, रवि कुमार जी का कहना है कि यूनिट्स चलाना तभी संभव है जब एंसिलरी यूनिट्स भी चल रहे हों। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, ये डिमांड जीटाटेक कंपनी की भी बिल्कुल जायज है। इंडस्ट्री जो है उनके लिए तो गवर्नमेंट ने काफी छूट और दे दी है, लेकिन जो एंसिलरी यूनिट या जो वर्कशॉप्स वगैरह है जो इंडस्ट्री को मेन सपोर्ट करती है, वो कॉटेज इंडस्ट्री टाइप फंक्शन होती है घरों में और में या छोटे शॉप प्लेसेस में, उसको स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल बंद करके रखी हुई है। जब तक वो सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट का ये इंडस्ट्री का जो कार्यवाही है थोड़ी इफेक्टेड होगी उनकी वर्किंग। तो गवर्नमेंट इसके अंदर ये बिल्कुल एंसिलरी और जो वर्कशॉप यूनिट्स को भी बिल्कुल एग्जाम करना चाहिए। आइए अब हम आज के आखिरी सुझाव को शामिल करते हैं। वेगा कन्वेयर्स एंड ऑटोमेशन से बात रख रहे हैं श्रीनिवास गरिमेला। Due to this pandemic, most MSMEs have got into a vicious payable and receivable cycle. The MSME Ministry, through its notification the year 2018, has directed large corporates and public sector undertakings to submit half-yearly returns at ROC, reflecting the amount of payments overdue beyond 45 days to MSMEs, with the reasons for delay in payments. This act has enough teeth if implemented in force, but the corporates and public sector undertakings get away as MSMEs do not have the muzzle to force them to follow the diktat. The time is now ripe for the RBI to step in and direct the banks to help the MSMEs by extending the bill discounting terms for an additional quarter, and as well as allow them to have additional working capital limits
to the extent of overdue payments from these corporates and public sector companies. Secondly, through the Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, I also request the Finance Ministry to take up with the GST Council to have the MSME supplier be entitled to take back the GST already paid in such cases where the payment from large corporate houses and public sector undertakings are not realized within 180 days. This act will ensure that these corporate houses do not enjoy the GST amount as an input credit at the expense of MSMEs. रमाकांत जी, डिलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम पर इनके सुझाव कुछ इस तरह से हैं। ये कह रहे हैं या तो जीएसटी जो पे किया गया है उससे रिफंड किया जाए या फिर बैंकर्स वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को एडजस्ट करें। हाँ, ये भी डिमांड हमको काफी इंडस्ट्री से मिली है कि पेंडेमिक या इसके पहले से भी पेमेंट डिले होता था, तो एक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एक कंसिलिएशन सेंटर हुआ करता था जहाँ पे आर्बिट्रेशन टाइप के केस करके उसको रिलीफ दी जाती थी, तो अभी नहीं हो पा रही है। तो ये 45 दिन इनका जो डिमांड है कि 45 दिन के ऊपर बाद में भी अगर पेमेंट नहीं आता है तो जो जीएसटी इंडस्ट्री पे कर देती है बिलिंग के टाइम ही, वो जीएसटी को कुछ एडजस्टमेंट या रिफंड मिलना चाहिए। और तीसरी बात है कि चेक बाउंसिंग केसेस वगैरह भी जो थे वो अभी कोर्ट्स काफी महीनों से 1.5 साल से बंद है, तो इंडस्ट्री का काफी ये प्रॉब्लम है और ये टोटली केओस की सिचुएशन हो गई कोर्ट्स वगैरह का भी सपोर्ट नहीं रहने से। रमा देवी जी, डिलेड पेमेंट्स पर आपका लास्ट वर्ड। Actually, bridge finance is a solution for all this. When your payments are delayed, they can go opt for a bridge finance, which we are discussing with the bankers, and bankers are trying to help us. SIDBI has come up forward with the bridge finance also. But how far it is implemented again, we need to have a lobby where, it has to be taken at the national level so that, this kind of the Delayed Payment Act has to have power. They need to be implement Delayed Payment Act. It's not happening. And the same way, there is bankers which have to, they know us very well. When there is a good turnover and the money is receivable, they can even extend credit limits as bridge finance so that the industry does not become sick. So these are the initiatives each banker can take. They are free to take also. It need not be a policy decision. It can be the branch manager level also. But the convincing branch manager is very difficult. So I think Finance Ministry has to put their foot and say that, any finance, any loans, any repayment, any deliverables which are to be paid by the large industry need to be considered as additional funds, and without hindering our MSME sector, they should allow this bridge finance. This is one way of solving the issue of access to finance and working capital. हैदराबाद से आए सुझावों के लिए इंडस्ट्री का शुक्रिया। साथ ही रमाकांत इनानी और रमा देवी, आप दोनों का भी धन्यवाद। थैंक यू। चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सब कठिन हो जाता है जब मुश्किल वक्त आता है। मौजूदा दौर चुनौतियों से भरा जरूर है, पर वक्त के आगे आपको ठहरना नहीं है। दरअसल जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा और आप भी चलते रहें। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम एक नए शहर का जायजा लेंगे। फिलहाल नमस्कार।